तो चलिए, बूस्टर डोज की कितनी जरूरत है और क्या वाकई में वक्त आ गया है कि अब बूस्टर डोज पर विचार किया जाए? इस पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज विपक्ष की ओर से भी इस मसले को उठा दिया गया है, राहुल गांधी भी सवाल पूछ रहे हैं और हर कोई अब यही पूछ रहा है। और खास तौर से लैंसेट में जो प्रकाशित कोविशील्ड से जुड़ी हुई रिपोर्ट है कि 3 महीने में एंटीबॉडीज कम होना शुरू हो जाती हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस पर इस वक्त बूस्टर डोज पर चर्चा करना या उस पर विचार करना सर? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देखिए, ये जो वैक्सीनेशन है और उससे जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज जो बनती है, इसको आप एक तरह से स्कूल की तरह से समझे। प्राइमरी डोज प्राइमरी स्कूलिंग है, सेकेंडरी डोज सेकेंडरी स्कूलिंग है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि बूस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। तो आप देखिएगा कि हर डोज जो वैक्सीन का होता है वो एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपके इम्यून सिस्टम में क्रिएट करता है, ट्रिगर करता है, जो कि पहले से ज़्यादा बेहतर होती है। तो बूस्टर डोज तो इफेक्टिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आपने लैंसेट की जो रिपोर्ट की चर्चा की, अधिकांश रिपोर्ट यही कहती है कि 6 महीने के अंदर इम्यूनिटी जो है फेड करने लगती है, घटने लगती है। अब रही बात कि जिसको हम लोग एक बोलते हैं कि एफिनिटी मैचुरेशन, जितनी बार आप उसको वैक्सीन देते हैं, जैसे फर्स्ट डोज सेकेंड डोज और बूस्टर देते हैं, तो एफिनिटी मैचुरेशन बढ़ती है। तो इससे जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं वो उनको जो मारक क्षमता है या उनको जो कहिए कि वायरस को न्यूट्रलाइजिंग करने की जो क्षमता है, न्यूट्रलाइजिंग क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। साथ साथ जो टी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जिसको CD8 सेल्स के जो हेल्पर सेल्स की वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो भी बढ़ती है। तो बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, फाइजर बायोटेक ने भी अपने इनिशियल प्रिलिमिनरी और क्लिनिकल डेटा के आधार पे कहा है कि करीब करीब जो है 80% से 85% जो है, अगर बूस्टर डोज लगाया जाए तो सीवियर डिजीज और डेथ से प्रिवेंट करता है ये बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक है कि पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी 3 से 5 गुना ज़्यादा फास्ट फैलता है। तो हमारे जो भी स्टेप्स हैं वो भी फास्ट होने चाहिए। अदरवाइज, जैसे आपने कहा, अभी बड़ा अच्छी बात कही कि WHO के चीफ ने कहा है कि आपको कैंसिलेशन ऑफ इवेंट इज बेटर देन कैंसिलेशन ऑफ ए लाइफ। तो अगर हमारे पास अभी वक्त है तो हम बूस्टर डोज दें। अगर फर्स्ट डोज नहीं लगाए फर्स्ट डोज लगवाएं, सेकंड डोज नहीं लगाए तो सेकंड डोज लगवाएं। बूस्टर की रिक्वायरमेंट होगी और हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिक भी इस नतीजे पे जल्दी पहुंच जाएंगे, बूस्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि डेफिनेटली बूस्टर डोज जो है वो सीवियर डिजीज और डेथ को प्रिवेंट करेगा। जहाँ तक क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है ओमिक्रॉन की, वो कैसी होगी, वो साधारण होगी, डेल्टा से कम होगी, उसमें मॉर्टिलिटी, ये सब के लिए भी अभी समय चाहिए। 1 महीने के अंदर जब और क्लिनिकल डेटा आएंगे तो पता चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी वेरिएंट हो, उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो तो निश्चित तौर पे लोगों को बचाएगा। तो अब सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ है। बट आप देखिए कि पिछली बार जो हुआ था उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे वो जनवरी फरवरी के टाइम में इम्यूनाइज हुए, वैक्सीनेट हुए। 16 जनवरी को हमने ये टीकाकरण शुरू किया था, तो उनका बहुत लंबा समय हो गया। और आप देखिए कि अभी जो WHO का डेटा है कि हर 5 में से 1 हेल्थ केयर वर्कर जो है डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार है। तो मुझे लगता है कि अगली बार जब कभी भी अगर किसी भी फॉर्म में ओमिक्रॉन अगर वेव बनाता है, जैसे आप देखिए 3 देशों में, पुर्तगाल हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ और डेनमार्क में अभी जो वेरिएंट्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन वेरिएंट है ओमिक्रॉन है, तो भारत में भी आ सकता है। 106 देशों में फैल गया है। 60 देशों ने बूस्टर डोज के लिए ऑथराइजेशन के लिए उन्होंने अपने को एग्री किया है। तो हमारे देश को भी बूस्टर डोज की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर नतीजे पे हम जल्दी पहुंचेंगे और मुझे लगता है बूस्टर डोज बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये ओमिक्रॉन की जो वेव आएगी उसको रोकने में। सर, और मैकेनिज्म क्या होगा सर? जैसे बहुत सारे जो देश हैं वहां पर भी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई थी, जैसे भारत में भी हुआ था। तो आप पूरी की पूरी आबादी की जगह कम से कम जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं 60 साल से ऊपर के या कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, उनके लिए तो कम से कम बूस्टर डोज पर कंसीडर कर सकते हैं? जी, जितने भी लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटी से सफ़र कर रहे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, उसके साथ साथ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं,
हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो भी हैं, पुलिस के हैं, मीडिया के हैं, जो लोग भी जिनको हमने पहले भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में कह के प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट किया था, ये सारे बूस्टर डोज के लिए मुझे लगता है इनकी एलिजिबिलिटी है और इनको जल्द से जल्द बूस्टर डोज मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। और अगर हम वैक्सीन के दायरे की अगर हम बात करें, बहुत तेजी से हम लोग 100% वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं, फोकस हमारा क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार के पास भी अभी ऊहापोह वाली स्थिति है, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि हम जो फर्स्ट डोज जिन्होंने नहीं लिए हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें, या सेकेंड डोज वालों को कंप्लीट करें 100% वैक्सीनेशन में, या फिर बूस्टर डोज के बारे में सोचें। तो प्रायोरिटी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए इस वक्त? देखिए दीपक जी, अभी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत सरप्लस वैक्सीनेशन है। उन्होंने सरकार को ये भी कहा था कि बूस्टर डोज के लिए वो रेडी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है जिसकी वजह से हमें कोई प्रायोरिटाइजेशन करने की ज़रूरत है कि इसको पहले। बट निश्चित तौर पर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हमारी प्रायोरिटी होती है। बट चूंकि अब काफ़ी डेटा आ गए हैं कि जो 2 डोज के जो एंटीबॉडीज़ हैं जो पहले हमने लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट आप इसी को जैसे एस्ट्राजेनिका का ही बूस्टर लगाते हैं तो उसमें 80-85% इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का डेटा है कि 80-85% आपका प्रोटेक्शन मिल जाता है। मैंने यही कहा कि एक जो एंटीबॉडीज़ में जो एक समझिए क्वालिटी भी इंप्रूव होती है एंटीबॉडीज़ की बूस्टर देने से, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती है। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, प्रायोरिटीज़ मैं आज भी मानता हूं कि जिसको फर्स्ट जैब भी नहीं लगा है या फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है वो प्रायोरिटीज़ हैं। बट जब चूंकि चेंज हो रहा है, जिस तरह से वायरल म्यूटेट किया है और जिस तरीके से अब जो है, अब देखिए केसेस तो बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग भी रोज़ टेलीफोन कॉल्स पे पा रहे हैं कि मरीज़ पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अभी ये डेटा और सामने आएगा। बट मेरे हिसाब से बूस्टर भी प्रायोरिटी है, बट डेफिनेट तौर पर जो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन है वो तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, एक बूस्टर डोज से अलग एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा। आज बिल गेट्स साहब ने भी ट्वीट करके कहा है कि बड़ा खतरनाक दौर है, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा सा एक अलग एंगल से उन्होंने ये भी कहा कि ये ओमिक्रॉन में एक गुड न्यूज सिर्फ ये है कि ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि 2-3 महीने में ही बड़ी आबादी को चपेट में ले लेगा, और इस तरह से अगर वो एक्सपोज्ड हो गई तो हम एंडेमिक की तरफ भी बढ़ जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि शायद 2022 में ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। आपका फिलहाल क्या इस पर आकलन है, अनुभव है ओमिक्रॉन को लेकर, और क्या वाकई में 2022 अंत होगा इस महामारी का? जी दीपक जी, आपको मैं एक चीज़ कहूं कि जैसे अभी यूरोपियन यूनियन का नंबर्स का डेटा आ रहा है, अवेलेबल है, 26 लाख नए केसेस हुए, करीब करीब आपको एक हफ्ते में 27,000 एडिशनल डेथ हुई। तो यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल एशिया में तो ओमिक्रॉन डोमिनेंट हो चुका है। अब रही बात कि हमारे कंट्री में अभी उतना नहीं प्रभाव हुआ है। अभी जो भी आ रहे हैं मैक्सिमम ट्रैवलर्स जो आउटसाइड से आ रहे हैं उन्हीं को ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया जा रहा है। बट जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, और अगर लार्ज थोड़ा सा हमें चाहिए वक्त, अगर ऐसा ही लगता है कि इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं माइल्ड से रहेंगे और ये कॉमन कोल्ड का फॉर्म ले लेगा तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि इसके बाद जो मतलब कहिए कि एक तरह से जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिसको कोविड-19 हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगा और अधिकांश लोग जो हैं इसके लिए इम्यून हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सावधानी से लेनी चाहिए कि जिस तरीके से डेल्टा में भी, जिस तरीके से आपने देखा होगा नेशनल सीरो सर्वे में कितनी हाई परसेंटेज थी सीरो पॉजिटिविटी की, उसके बावजूद वायरस जब स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल लेता है तो देखा जाता है कि फिर से नए केसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये भी सावधानी रखनी है। बट निश्चित तौर पे अगर एक ऐसा वेरिएंट आया है जिससे माइल्ड इन्फेक्शन होगा, लार्जर पॉपुलेशंस इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ेगी और उसकी वजह से हो सकता है कि ये एक छोटा एंडेमिक बन के रह जाए। मतलब कुछ स्पोरेडिक कहीं कहीं केसेस होंगे, बट इस तरह से महामारी का रूप जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की, विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।